फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल ही पढ़ा था कि मैंने तुमको 1000 रुपये दिया, ये लिखना मत एग्जाम में, जस्ट फॉर द थिंग टू रिमेंबर। 500 तुमने सेव किया, 500 तुमने खर्चा किया। वेरी सिमिलर टू हमने गैस को हीट सप्लाई किया, डेल क्यू। डेल यू इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस इटसेल्फ। सर गैस का एनर्जी क्या होता है? उसका इंटरनल एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, 3 टाइप का, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, मॉलिक्यूल है। अच्छा खासा टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल भी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक। अच्छा दूसरा क्या होता है? बात समझ में आया? अच्छा एक चीज़ तुमको याद दिलाना चाहूँगा, वी टॉक्ड अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वहाँ पर पाथ का फंडा आया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। तुम्हारे पास एक बॉल है, तुम उसको एक साइड ऊपर लेके चले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू या वर्क डन बाई mg क्या होगा? -mgh, है ना। और इस बॉल को ऐसे 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 घुमा के यहाँ तक सेम एज साइड तक लेके जाओगे और mg का वर्क डन निकालोगे तो इस बार भी -mgh ही होगा। कुछ ऐसा, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस रास्ते से तुमने वहाँ तक पहुँचाया उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट कौन सा और फाइनल स्टेट कौन सा है। तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर फिर से आने वाला है, राइट। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, तुमको याद है ना कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी रहता है? ½ kT, याद है? अच्छा एक मॉलिक्यूल नहीं हो कि 1 मोल होता तो ½ RT, याद है ना। k के साथ na मल्टीप्लाई करोगे ½ RT हो जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अगर उस गैसियस सैंपल के पास, क्या बोला मैंने? उस गैसियस सैंपल को, उस मॉलिक्यूल के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हो सकता है f डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि डायटोमिक गैस में क्या था? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। 3 + 2 5 बोला था हमने। सो ध्यान देना, मुझे पता है कि 1 मोल के पास एक मोल के पास पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ½ RT एनर्जी है। मैंने बोला कि उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 1 मोल के पास इतना एनर्जी हो गया। कम ऑन, n मोल के पास कितना होगा? × n। बात को समझो। Here this is equal to what? U। पर हमको चाहिए क्या? del U। What is del U? Change in the internal energy। U final minus U initial। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये U है, सो del U चाहिए, दैट इज U final minus U initial। एक बार सोचो, U final में क्या लिखोगे? n½ RT final, बोलो ना, और F रहेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, NFR/2, यहाँ पर क्या आएगा? T फाइनल माइनस T इनिशियल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? NFR del T divided by what? 2। Is that clear? So this is the change in internal energy, right? अभी ये जो change in internal energy का फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यूज को देखो क्या क्या है। n कांस्टेंट है, f डिग्री से फ्रीडम उस पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर तो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा? ये तो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता ना, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द गैस। समझ में आया? तो किसी गैस के पास कितना इंटरनल एनर्जी होगा, तुमने उसके टेम्परेचर को कैसे चेंज किया उस पर डिपेंड नहीं करता। तुमने उसके टेम्परेचर को किस प्रोसेस से चेंज किया उस पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ रहा है? देखो मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारे पास एक गैस, इमेजिन करो, गैस को तुमने ऐसे घर में बांध कर रखा जिस घर का वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। तुमने उसको हीट सप्लाई किया, फटाक से उसका एनर्जी बढ़ गया, डेल टी चेंज आ गया टेम्परेचर में। कल ही बताया था कहानी, याद है ये नहीं? ओके, नेक्स्ट टाइम तुमने क्या किया? घर को खोल दिया, घर एक्सपांड कर सकता है, नमन घर एक्सपांड कर सकता है, तुमने उसका एनर्जी दिया और इस बार भी तुमने उसका टेम्परेचर फिर से डेल टी अमाउंट से ही चेंज किया, लेकिन इस बार ज़्यादा देना पड़ा ना हीट। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? तो दोनों केसेस में ध्यान से सुनना, दोनों केसेस में दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इन द सेकंड केस यू आर सप्लाइंग हीट एट कांस्टेंट, लेट अस से प्रेशर, वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है। दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी का वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज पहले केस में भी तुमने गैस के टेम्परेचर को डेल टी अमाउंट से चेंज किया और सेकेंड केस में भी इवन दो इट वॉज अ डिफरेंट प्रोसेस बट गैस का जो टेम्परेचर चेंज हुआ कितना क्या? डेल टी अमाउंट से ही चेंज किया। इज दैट क्लियर? तो दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सेम होगा।
तो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा. Whether the gas, whether the heat is supplied at constant volume or whether the heat is supplied, for example, at constant pressure, उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा. किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ डेल्टी पे डिपेंड कर रहा है. तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा? पहले केस में गैस के टेम्परेचर में क्या बोलोगे सर? डेल्टी अमाउंट ऑफ चेंज आया तो उसका एनर्जी चेंज क्या होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सर सेकंड केस में हमको ये समझ में आता है कि प्रोसेस अलग हो चुका है. आप सेकंड केस में गैस को एक्सपांड करना अलाउ कर रहे हो. नो डाउट डेल्टी टेम्परेचर चेंज लाने के लिए मुझे इस बार ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन गैस का टेम्परेचर तो डेल्टी से चेंज हुआ ना, तो उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? NFR डेल्टी बाई 2, और किसी और पे डिपेंड ही नहीं करता ये. सो वट एवर बी द प्रोसेस, किस तरीके से तुमने डेल्टी चेंज लाया उस पर डिपेंड नहीं करता. अगर डेल्टी चेंज हो चुका है तो उस गैस के चेंज में, गैस के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा? इतना एनर्जी चेंज आया होगा. बात समझ में आया? तो ये जो इंटरनल एनर्जी है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसको हम बुलाएंगे स्टेट फंक्शन. क्या बुलाएंगे हम? स्टेट फंक्शन. बिकॉज वो किस पे डिपेंड करता है भाई? वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट गैस के ऊपर डिपेंड करता है. एग्जैक्टली. नमन खड़ा हो जा जल्दी से. समझ में आया? किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. सो इन दिस केस डेल यू को मैं क्या बुलाऊंगा? स्टेट फंक्शन. किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? व्हाट अबाउट वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल. और कल तो हमने बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल किया था. आइसोबारिक प्रोसेस था और आइसोथर्मल प्रोसेस था, याद है ना? प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो. उसमें दोनों केस में वॉल्यूम चेंज तो सेम था, राइट? लेकिन आइसोबारिक का ग्राफ ऐसे फ्लैट बना था और उसका वर्क डन क्या होगा? इस ग्राफ के नीचे का एरिया. याद आ रहा है कुछ? आइसोथर्मल में क्या हो रहा था? ऐसे बेंड होकर नीचे उतरा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वी इनिशियल वी फाइनल दोनों का सेम था, लेकिन उस केस में एरिया अंडर द ग्राफ तो कम था ना. बात समझ में आया? तो इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है, लेकिन कितना वर्क डन हुआ है वो डिपेंड करता है कि गैस ने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया. अगर आइसोबारिक प्रोसेस फॉलो किया तो उसका वर्क डन ज़्यादा निकला, लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो किया तो उसका वर्क डन कम निकला. कल ही बताया था, याद है ही नहीं है? तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी से अबाउट वर्क डन? कि वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करते हैं, कि तुमने उस गैस के चेंज को कैसे किया उस पर डिपेंड करता है. नो डाउट इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम था, लेकिन वहाँ तक तुम पहुँचे कैसे? वेदर यू फॉलो द आइसोबारिक प्रोसेस और वेदर यू फॉलो द आइसोथर्मल प्रोसेस, वो तुम्हारे जवाब को अफेक्ट कर रहा है. तो हम वर्क डन को क्या बुलाएंगे? हम वर्क डन को हम एग्जैक्टली क्या कहेंगे? पाथ फंक्शन बुलाएंगे. सो दिस इज बेसिकली पाथ फंक्शन. इज दैट क्लियर? सो ये जो रिलेशन है डेल क्यू, 1000 रुपये बैंक पे सेव कर दिया तुमने और इतने का पार्टी कर लिया. इज दैट क्लियर? अगर ये स्टेट फंक्शन हुआ, अगर ये पाथ फंक्शन हुआ, तो डेल क्यू कैसा फंक्शन होगा? इट हैज टू बी पाथ फंक्शन. किसी को कोई डाउट? भाई पाथ बदल जाएगा, मे बी डेल यू चेंज ना हो, बिकॉज स्टेट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर पाथ बदल गया तो डेल डब्ल्यू बदल जाएगा, और डेल डब्ल्यू बदल गया तो एज ए होल इन दोनों का समेशन भी बदल जाएगा. तो डेल क्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. बात समझ में आ रहा नहीं यार? तो डेल क्यू भी किस पे डिपेंड करता है? डेल क्यू भी पाथ पे डिपेंड करता है. सिर्फ एंड सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, वो गैस का खुद का प्रॉपर्टी है, और गैस के सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है. उस स्टेट तक कैसे पहुंचा गया है उस पर डिपेंड नहीं करता. इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? पक्का? फिर से डेल क्यू पाथ फंक्शन बोलो ना. डेल क्यू, डेल यू, डेल डब्ल्यू, याद रहेगा? पक्का? चलो पॉज करो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ. सुनो, लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन. कल के बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मैंने तुमको 1000 रुपये दिया, लेकिन बाहर पार्टी करने नहीं अलाउ नहीं किया तुमको घर के अंदर ही रहना है. तुम अपना सारा पैसा पिगी बैंक में डालोगे नहीं डालोगे? सही हुआ ही नहीं हुआ? इज दैट क्लियर? मतलब 1000 रुपये दिया, पूरा 1000 रुपये सेविंग्स में घुस गया, तो गैस का इंटरनल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और जितना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी उतना ही ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर. फिर से ट्राई टू अंडरस्टैंड. इज दैट क्लियर? कल ही बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. प्रभाव समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कितना रुपये दिया तेरे को घर में बंद करके रख दिया, राइट? तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? तो इंटरनल एनर्जी. दिस इज सिमिलर टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. तो गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर को फटाक से चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा. इसी कहानी को अभी हम पर ग्राम में डिस्कस करते हैं या पर मोल में डिस्कस करते हैं. पर मोल इज अ बेटर
थिंग टू से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कल बताया था। और इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कि अगर 1 मोल गैस है भाई साहब तो तुम उसको कितना हीट सप्लाई करोगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े। अभी उसी 1 मोल गैस का कंडीशन हमने बदल दिया। एक बार हमने कंटेनर के वॉल्यूम को फिक्स करके रखा और हम चाहते हैं कि उस 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। तुमने हीट सप्लाई किया, फटाक से बढ़ गया। रीज़न पता है तुमको, क्योंकि तुमने वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखा, गैस वर्क डन नहीं कर पा रहा। If there is no change in volume, there is no work done. If there is no work done, the entire energy supplied is utilized in increasing the entire energy. So the gas receiving a small amount of heat will immediately show a 1 degree Celsius change in temperature. 1 mole of gas. आया समझ में? Next case में क्या allow the gas to expand. Let us take a simple case. Let us say it's an isobaric process. Pressure constant है. पकड़ के रखो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी देने के साथ साथ, बिकॉज ज़्यादा हिट करेगा तो हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। बात समझ में आया? तो आइसोबारिक प्रोसेस में फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, लेट अस से हमने फिर से हीट सप्लाई किया और इस बार भी हमारा मोटिव वही है, 1 मोल गैस है, उसके टेम्परेचर को हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। बात को समझो, अभी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो तो फिक्स्ड है ना, बिकॉज मैंने बोला था डेल यू क्या है, डेल यू स्टेट फंक्शन है, राइट? वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो चाहे तुमने उस गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम में गर्म किया या कांस्टेंट प्रेशर में गर्म किया, उस गैस की इंटरनल एनर्जी को अगर तुमको एक पर्टिकुलर डेल्टी अमाउंट से चेंज करना है तो दोनों केसेस में तुमको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सोचो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक में सिर्फ एकेडमिक डिपार्टमेंट है, दूसरे में एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनों है, और दोनों स्कूल्स को गवर्नमेंट से फंड मिलता है, इक्वल अमाउंट ऑफ फंड्स। बात समझ में है? तो उस स्कूल का जो इंटेलिजेंस है वो कौन डिसाइड करता होगा? एकेडमिक डिपार्टमेंट डिसाइड करता होगा, और बेसिकली जो फिटनेस है वो कौन डिसाइड करता होगा? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता होगा, ठीक है ना? तो अगर तुम्हारे पास ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है ही नहीं और सारा फंड्स जो मिला है उसको, सारा का सारा फंड्स किसको मिला? एकेडमिक डिपार्टमेंट को मिला है, तो उस पर्टिकुलर स्कूल का जो इंटेलिजेंस लेवल होगा वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। मतलब चेंज इन इंटेलिजेंस, यूनिट अमाउंट से अगर इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहता हूँ तो बहुत जल्दी चेंज होगा ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर दूसरा स्कूल है जहाँ पर तुम्हारे पास एकेडमिक डिपार्टमेंट भी है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, उसको भी उतना ही फंड मिला, लेकिन वो फंड बढ़ गया, 50% इसको मिला एकेडमिक डिपार्टमेंट को, 50% स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मिला। तो पहले केस में पर यूनिट इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए जितना टाइम लगा था, इस केस में उतना टाइम नहीं लगेगा। तुमने एनर्जी दिया, सॉरी इस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज बढ़ चुका है बेसिकली, राइट? नहीं तो मैं एक अमाउंट से ही समझाता हूँ, दैट्स नहीं इट्स ओके। फॉर एग्जांपल उसमें फंड्स कितना आया था? 1000 आया था, तो पास से पूरा का पूरा 1000 उसके पास चला गया, तो 1 यूनिट राइस दिखा दिया उसने बहुत फटाफट, राइट? बट इस केस में कितना मिला? सिर्फ 500 मिला, तो ये 1 यूनिट राइस नहीं दिखाएगा, हाफ यूनिट राइस दिखाएगा। तुमने दिया कितना? 1000, उसमें 1000 देने के साथ साथ 1 यूनिट राइस हो गया, इसमें 1000 दिया तो हाफ यूनिट राइस हुआ, और एक हाफ यूनिट राइस करने के लिए 2000 और 1000 देना पड़ेगा तुम। तो फाइनली जब तुम 2000 दोगे तब जाके 1 यूनिट राइस होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि गैस के 1 मोल का टेम्परेचर अगर तुमको बढ़ाना है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा गैस कैसे कंडीशन में है। कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में है तो उसके 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा हीट सप्लाई करना नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो फॉर ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी स्मॉल, because small amount of heat and it will immediately show a very fast 1 degree Celsius rise in temperature. But if the same gas is kept under constant pressure conditions, for example, in that case to raise the temperature of that same 1 mole of gas by 1 degree Celsius, you now need to supply more amount of heat. In that case the specific heat capacity of the gas at constant pressure, for example, will be different. Solids के केस में ऐसा नहीं था, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता था 4.2 जूल्स पर कैलोरी पर। गैसेस के केस में कंडीशन पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। इज दैट क्लियर? पक्का पॉज करना है तुमको, कुछ एक रियल लाइफ सिचुएशन ले लेते ताकि तुमको समझ में आएगा।
देखो मैंने बोला कि हमको तो ये फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू NC डेल्टी, ये कभी लिखा नहीं, आज लिखा हूँ, बट पता तो होना चाहिए। हमने जो सीखा था वो MC डेल्टी था, इसलिए हम इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहे थे। थोड़ा सा चेंज किया, अभी मोल्स ला लिया मैंने। तो हम क्या बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/N इंटू डेल्टी, इस पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, कंप्रेस द गैस इंस्टेंटली। मैं एक बात बताता हूँ, देखो हीट एक्सचेंज करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है। हीट एक्सचेंज किसके बीच होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। बात समझ में आया? अगर हीट को एक्सचेंज करना है, हीट को अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम से निकल के सराउंडिंग के पास जाना है, या सिस्टम को सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करना है, तो टाइम चाहिए होता है। द प्रोसेस हैज़ टू बी स्लो। अगर तुमने उस गैस का कंडीशन फटाक से चेंज कर दिया, जैसे गैस को इंस्टेंटली तुमने कंप्रेस कर दिया, समझ में आ रहा है नहीं यार? तो इंस्टेंटली कंप्रेस कर देने से गैस को कहीं से हीट मिलने का जो स्कोप था, गैस को कहीं से और हीट मिलने का टाइम मिलेगा ही नहीं उसको, वो एब्जॉर्व कर ही नहीं पाएगा, या अपने अंदर का जो हीट कंटेंट उसका इंक्रीज हो जाएगा ना, वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। खुद समझ के देखो, तुमने अगर गैस को कंप्रेस किया तो तुमने गैस पे तो पॉजिटिव वर्क किया ना। समझ में मैंने क्या कहा, वर्क डन बाय यू ऑन द गैस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द गैस। सोचो तुमने फोर्स लगा, पिस्टन को नीचे दबा दिया, तो गैस पे तुमने पॉजिटिव वर्क किया, और पॉजिटिव वर्क करने का मतलब क्या कि तुमने सिस्टम को एनर्जी दिया। किसने दिया, तुमने दिया। किसको दिया, गैस को दिया। बिकॉज पता है ना, वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो अगर तुमने काम किया, वही काम गैस को किस फॉर्म में मिला होगा, हीट के फॉर्म में मिला होगा। इज दैट क्लियर? हीट मिलने के साथ साथ व्हाट विल हैपन, वो एब्जॉर्व करेगा, उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन वो हीट जो है वो कंटेनर से बाहर जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज तुमने इतना फटाक से कंप्रेस किया कि हीट को एस्केप होने का चांस मिलता ही नहीं। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को तुम धीरे धीरे करते, धीरे धीरे प्रेस करते, हाँ, द वॉल्स हैज टू बी कंडक्टिंग, कंटेनर का जो वॉल्स है दैट हैज टू बी व्हाट, कंडक्टिंग। बात समझ में आया? इमेजिन करो कि कंडक्टिंग वॉल्स है, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। देखो अगर वॉल्स को ही तुमने इंसुलेटर बना के रखा, तब तो Q 0 होगा ही, वो तो केस में डिस्कस नहीं कर रहा। मैं ऐसे केस के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा वॉल्स ऑलरेडी कंडक्टिंग है, हीट कैन गेट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, और ऐसे कंटेनर में तुमने फटाक से उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो ऐसा लगता है ना कि नहीं भाई कंडक्टिंग है तो जो हीट है वो बाहर जा सकता है, लेकिन इसको टाइम ही नहीं मिला जाने के लिए। समझ में आया? तो तुमने जितना वर्क डन किया, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और रियल लाइफ में तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर तुमने कभी भी साइकिल के टायर में हवा डाला है, पंप के थ्रू डाला है कभी, सो दैट पिस्टन, दैट पर्टिकुलर सिलेंडर इज लाइक ए कंटेनर, और तुम जिसको प्रेस करते हो, दिस आर वेरी फास्ट कंप्रेशंस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो हवा डालने के बाद अगर तुम उसके मेटल बॉडी को टच करोगे ना, वो गर्म हो जाता है। गर्म हो गया मतलब उसके अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या आ चुका है, वो बढ़ चुका है। लेकिन वो तो मेटल का है ना भाई, वो तो कंडक्टिंग है ना, वो सिलेंडर, इंसुलेटर तो है नहीं। गर्म क्यों हुआ? बिकॉज तुमने बहुत फास्ट कंप्रेशंस किया। इतना फास्ट जब कंप्रेशन होता है ना, तुमने जो एनर्जी दिया वो गैस के पास ही रह जाता है, कंटेनर से या उस सिलेंडर से बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ड्यू टू विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके। कभी परफ्यूम यूज़ करते हो ना, परफ्यूम जब स्किन में गिरता है ठंडा लगता है नहीं लगता? लगता है ना। नहीं टू अंडरस्टैंड ठंडा क्यों लगता है, मैं बताता हूँ। वो जो इधर सुनो, तो जब स्प्रे करते हो ना, तो अंदर का जो गैस होता है, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड के बारे में बात नहीं कर रहा, गैस वाला जो परफ्यूम है, तो गैस जो होता है वो अंदर कंटेनर में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नमन, जब तुम स्प्रे करोगे फटाक से गैस बाहर निकलता है, फुल एक्सपांशन होता है गैस का, बिकॉज एटमोसफियर है यार, वो कितना अपोज करेगा, बहुत फटाक से एक्सपांशन होगा। और हमने क्या सीखा है कि गैस का अगर एक्सपांशन होता है तो गैस पॉजिटिव वर्क कर रहा है। फिर से तुम्हारे पास एक परफ्यूम का बॉटल है, तुमने इसको स्प्रे किया, फटाक से गैस निकला। पहले वो गैस कहाँ था, उस कंटेनर के छोटे से वॉल्यूम में ट्रैप्ड था, द वॉल्यूम वाज लेस। जब तुमने स्प्रे किया, नोजल से जब वो गैस निकलता है बाहर, तो एटमोसफियर है, तो फटाक से क्या करता है, गैस एक्सपांड कर जाता है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस इन दिस केस? पॉजिटिव। उस फॉर्मूला पे ध्यान देना, del Q इक्वल टू del U प्लस del W।
तो गैस का जो एक्सपांशन हुआ है फटाक से, इतना फास्ट होता है कि वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता, इतना फास्ट एक्सपांशन होता है। तो उसने जो ये पॉजिटिव वर्क किया, उसको ये पॉजिटिव वर्क करने का एनर्जी मिला कहाँ से? कम ऑन, हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास नोजल है, तुमने नोजल को स्प्रे किया, गैस एक्सपांड हुआ, सबको समझ में आता है यहाँ तक कि सर गैस अगर एक्सपांड कर रहा है ना वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, बट del Q इक्वल टू 0 बिकॉज सडन एक्सपांशन, द गैस विल नॉट गेट टाइम टू एक्सचेंज हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। del Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। del U प्लस del W इज इक्वल टू 0, तो del W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस del U। तो वर्क डन कहाँ से आता है भाई? इंटरनल एनर्जी खर्चा करके वो वर्क डन करता है। बात समझ में? अरे भाई मैंने तुमको अगर पैसा देना बंद कर दिया और तुमको पार्टी करना है, तुम पैसा कहाँ से निकालोगे? सेविंग्स अकाउंट से निकालोगे नहीं निकालोगे? del Q तो 1000 रुपये देना बंद ही कर दिया हमने, पॉकेट मनी बंद। अभी अगर पार्टी करना है तो कहाँ से करोगे? सेविंग्स अकाउंट से करोगे नहीं करोगे? उससे पैसे निकालोगे नहीं निकालोगे? तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है, पैसा तो दिया नहीं मैंने, del Q 0 है, पार्टी तो करना है del W, तो किसके खर्चे पे करोगे? इंटरनल एनर्जी के खर्चे पे, राइट? पिगी बैंक से पैसा निकाल दोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो खुद सोचो, अगर इंटरनल एनर्जी खर्चा करके काम होता है, मतलब गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। गैस का अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। दैट इज द रीज़न वो जब गैस या लिक्विड हमारे बॉडी में गिरता है वो ठंडा होता है। और एक केस हो सकता है इसका, अगर देखा टायर बर्स्ट करते हुए देखा कभी, भम करके आवाज़ आता है टायर बर्स्ट जब होता है। बर्स्ट होने के साथ साथ जब जाके तुम टायर को छुओगे ना, उसके रबर को, वो ठंडा होता है। कभी ट्राई करना, अभी तो पता चल गया, कभी रास्ते में देखे दौड़ दौड़ के जाके चेक करना तो फील आएगा तुमको। मैं फिर तेरा करके दिखाऊंगा सबको पंचर। इज दैट क्लियर? अच्छा इसमें होता क्या बोलो, कम ऑन डिकोड दिस। गैस पहले टायर के ट्यूब में होता था, बहुत नैरो वॉल्यूम, सडनली फूड किया, सडन एक्सपांशन हुआ, फिर से हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिला ही नहीं, तो अपना इंटरनल एनर्जी खर्चा करके करेगा, तो उस जगह को उस गैस का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज हो गया। इसमें टायर वाले रीजन में, जिस रीजन में ये हुआ है, वहाँ जाके छूओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, इट विल फील कोल्ड। समझ में आया? तो इस पूरे कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर किसी प्रोसेस को तुम बहुत फास्ट करते हो, वो सडन एक्सपांशन हो सकता है या सडन कंप्रेशन होता है, इट विल बी ए प्रोसेस वेयर देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। del Q इक्वल टू व्हाट? 0 होगा। और जो भी वर्क डन अगर होता है तो इंटरनल एनर्जी के खर्चे पे होगा। और अगर तुमने गैस पे वर्क डन कर दिया, सारा वर्क डन किस पे चला जाएगा? इंटरनल एनर्जी पे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? ओके, मैं तो यहाँ था ना, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। कंप्रेस द गैस इंस्टेंटली, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा? डू यू एग्री विद दिस? मैं फिर से याद दिलाता हूँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि गैस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि गैस का कंडीशन कैसा है। तो मैंने ऐसे 2 केसेस लिया, उसी गैस का कहानी है, द सेम गैस। एक बार उस गैस को तुमने क्या किया? इंस्टेंटली कंप्रेस किया, del Q का वैल्यू क्या हो गया? 0। इन दैट केस C का वैल्यू क्या हो जाएगा? उसी गैस का स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 0 आ रहा है। अभी ध्यान से सुनना, इफ हीट सप्लाइड इज कंप्लीटली स्पेंट इन एक्सपेंशन, तुमने हीट दिया लेकिन बंदे ने क्या किया? सारा पार्टी में उड़ा दिया, पिगी बैंक में कुछ जमाया नहीं। बात समझ में आ रहा नहीं यार? इज दैट क्लियर? तो तुमने गैस को सप्लाई किया हीट, एंड द एंटायर हीट इज स्पेंट इन व्हाट? एक्सपांशन। सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। del T इन दैट केस विल बी इक्वल टू व्हाट? सेम गैस का कहानी, बस गैस का प्रोसेस हमने बदल दिया। समझ में? इस केस में हमने गैस को हीट तो सप्लाई किया, लेकिन उस गैस ने सारे हीट को यूज करके वर्क डन में खर्चा कर दिया, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, del T का वैल्यू 0 हो गया। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसी गैस का अगर मैं C का वैल्यू पूछूं, वो इन्फिनिटी निकलेगा। फॉर्मूला दिख रहा है नहीं दिख रहा? del T का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो C का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। इट्स द सेम गैस बट हैविंग डिफरेंट C वैल्यूज एट डिफरेंट कंडीशंस। समझ में आया? क्लियर हो गया? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? सर गैस तो वही है, लेकिन गैस किस कंडीशन पे? इन्यूमरेबल कंडीशंस हो सकता है, तो इसका C का वैल्यू भी क्या होगा? इन्यूमरेबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस।
इज दैट क्लियर? पक्का? लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस डिस्कशन के लिए दो स्पेशल केसेस या दो स्पेशल कंडीशंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लेके डिस्कस करेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन उन बहुत सारे केसेस में से ऐसा दो इंपॉर्टेंट केसेस है जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, राइट? एंड दैट इज विल स्टडी द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक केस हम स्टडी करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो ये जो दो कंडीशंस है, इन दो कंडीशंस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको हम लिखेंगे CV। CV का मतलब क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और दूसरा क्या लिखेंगे हम? CP, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया? बहुत सारे होते हैं, उसमें से ये दो डिस्कस करें, ठीक है? ठीक है, ये दो केसेस को एनालाइज कर दे। देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सुनाई दिया। अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुमने हीट सप्लाई किया, तो सारा हीट जो है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल हीट सप्लाइड इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना? ये हम एनालाइज करेंगे। और दूसरा कंडीशन हम क्या एनालाइज करेंगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना? हमको पता है फर्स्ट लॉ क्या है, करेक्ट? In this case, del W is equal to 0. Okay. Del U, del Q को हम क्या लिख सकते हैं? N CV del T लिख सकते हैं। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम क्या लिख सकते हैं? F/2 times of RT n number of moles. Is that clear? तो अभी अगर मैं इन दोनों, अच्छा सॉरी, T लिखना नहीं चाहिए, डेल T लिखना चाहिए था। तो n चला गया, डेल T चला गया। तो CV का वैल्यू हमको क्या मिला? CV का वैल्यू मिला हमको F/2 times of R। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है, आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना? CV का वैल्यू कितना हो गया? F/2 times of R। तो अगर तुम्हारे पास मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का CV का वैल्यू क्या होगा? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो कितना हो जाएगा? है ना? डायटोमिक गैस का 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट नॉर्मल टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे 7 हो जाता है, तो 5 से ही काम चलाते हैं, है ना? और ट्राइटोमिक गैस का कितना होता है? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, चलो ये लिख के रखो, पॉज। चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट केस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। काम तो होगा इस बार, हीट सप्लाई होगा, इंटरनल एनर्जी में भी स्टोर होगा और काम भी होगा, ठीक है ना? वर्क डन कितना है? डेल W। कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस है। इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, V इनिशियल टू V फाइनल, है ना? P को हम बाहर रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या आएगा? V, और ये क्या आएगा? V फाइनल, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? P V फाइनल माइनस V इनिशियल। P इंटू डेल V लिख सकते हैं, और P इंटू डेल V को क्या हम NR डेल T लिख सकते हैं, बोलो ना? ओके, सो दैट इज डेल W। सबको समझ में आया? अच्छा, अगर डेल T चेंज इन टेम्परेचर होता, ध्यान देना, ये लोगों को समझ में नहीं आता, क्या मैं डेल U को NCV डेल T लिख सकता हूँ इस केस के लिए भी? इस केस के लिए, फॉर दिस केस वेयर द गैस इज एक्सपांडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या उस केस के लिए मैं डेल U का वैल्यू NCV डेल T लिख सकता हूँ? सर NCV डेल T तो हमने प्रीवियस केस में लिखा था जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तब, लेकिन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कौन सा प्रोसेस उस पर डिपेंड नहीं करता। तो उस केस में भी तुमने उसी गैस का टेम्परेचर डेल T अमाउंट से ही तो चेंज किया था, तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ था? NCV डेल T। और इस केस में भी तुम उसी गैस का टेम्परेचर इस बार डेल T अमाउंट से ही फिर से चेंज कर रहे हो, तो ये क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी सेम एज द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन में डेल U का वैल्यू कितना था? NCV डेल T। इस केस में भी उसी गैस का टेम्परेचर तुमने फिर से डेल T अमाउंट से ही चेंज किया, तो लास्ट टाइम जितना खाया था, जितना उसको मिला था, इस टाइम भी उसको उतना ही मिला होगा।
इसीलिए हमने कंफ्यूज मत होना, कांस्टेंट प्रेशर तो लिखा हुआ है लेकिन हमने एक्सप्रेशन किसका लिखा, एनसीवी डेल टी का, क्योंकि डेल टी दोनों केस में क्या है यार, वो तो डिपेंड नहीं करता। फिर से समझा रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है या कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, उस पर डेल यू का वैल्यू डिपेंड नहीं करता। डेल यू का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो उस केस में हमने चेंज इन टेम्परेचर डेल टी माना, तब इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ, एनसीवी डेल टी। इस केस में भी स्टेट का चेंज तो वैसा ही है, डेल टी ही चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो इस बार भी फर्स्ट टाइम जितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ था, इस बार भी उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ पर क्या लिख कर रखा, एनसीवी डेल टी। इज दैट क्लियर? ओके। और डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल टी, बिकॉज दिस हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एक पाथ फंक्शन है तो प्रेशर का इफेक्ट आएगा, ये स्टेट फंक्शन है, इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस में जितना खाया था, इस केस में भी उतना ही खाया होगा। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, डेल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन सी पी इंटू डेल टी, डेल यू की जगह एन सी वी इंटू डेल टी, और वर्क डन की जगह एन आर इंटू डेल टी। किसी को कोई प्रॉब्लम? कम ऑन, पक्का? तो कैंसिल आउट क्या होगा, एन 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 डेल टी डेल टी डेल टी। हमको क्या मिलेगा, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो ये क्या होगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू व्हाट, आर। दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, राइट? दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट। लेकिन इस पे क्वेश्चन आया मेंस में, सब लोगों ने गलत किया है। ये जो सी पी सी वी है ना, दिस आर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना? ऐसा दिया था कि क्वेश्चन में ऐसा आया था कि हाइड्रोजन के लिए Cp माइनस सी वी ए है एंड ऑक्सीजन के लिए Cp माइनस सी वी बी है। समझ में आया? और लिखा हुआ था कि इट इज स्पेसिफिक है, ये Cp Cv जो है दिस आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान देना, मैंने कहा कि Cp और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? और ऑप्शंस में रिलेशन दिया होता है कि A इज इक्वल टू समथिंग B, A इक्वल टू B, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ था। और बहुत लोगों ने ना A इक्वल टू B मार के आए थे, सबको लग रहा था कि Cp माइनस Cv क्या होता है, R होता है, तो वो भी R होगा, ये भी R होगा। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला, मतलब ये ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मोलर होता तो मोलर लिखा जाता कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ये क्या है, दिस इज Cp Cv, यहाँ पर जो दिख रहा है दिस आर ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात को समझो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन, ए कनेक्शन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में? ध्यान से सुनना, देखो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रुको, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई N इंटू डेल टी। अरे यही तो फॉर्मूला है, लिखा मैंने बस उसको, करेक्ट? मोल मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मैं N को गिवन मास बाय मोलर मास लिख सकता हूँ, इंटू डेल टी लिख सकता हूँ? बोलो रे, पक्का? अच्छा, अभी एक बात बताओ, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल टी। लिख सकते हैं ना? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो कैपिटल M किधर आ जाएगा, ऊपर, तो कैपिटल M इधर आ गया। और यहाँ पर क्या बचा, Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल टी, एंड Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल टी इज नथिंग बट ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? और वो क्या हो जाएगा, दैट इज M इंटू C ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ अगर मैं इनटू मोलर मास कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? अच्छा, अभी इसको सॉल्व कर पाओगे? ए और बी के बीच क्या रिलेशन, पॉज करने को, ए और बी के बीच क्या,
तो देखो याद है, फिर और एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। सी पी माइनस सी वी क्या दिया हुआ है? नहीं, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ अगर मैं मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा वो? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मोलर मास कितने? 2। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ सी पी माइनस सी वी, तो यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ सी पी इज मोलर वाला सी पी एंड 2 टाइम्स ऑफ सी वी इज मोलर वाला सी वी, बोलो ना। और ये ट्वाइस है, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है? सो ट्वाइस इज इक्वल टू आर, बोलो ना। इज दैट क्लियर? पक्का? प्रभात क्लियर है? ऑस्कर। अच्छा, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में Cp माइनस Cv बी था, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32। तो अगर हमने 32 से मल्टीप्लाई किया Cp माइनस Cv, तो यहाँ पर भी 32b करना पड़ेगा। तो 32 Cp इज व्हाट? मोलर वाला Cp, एंड 32 Cv मतलब मोलर वाला Cv, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 32b। और इसका वैल्यू भी क्या होगा? r ही तो होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ए इज इक्वल टू व्हाट? 32b। समझ में आया? तो यहाँ से हमको रिलेशन पता चल जाएगा। ट्वाइस ए इज इक्वल टू व्हाट? 32b, ए इक्वल टू व्हाट? 16b। ये ऑप्शन दिया हुआ था और ये करेक्ट ऑप्शन था। एक ऑप्शन ए इक्वल टू बी भी था जो कि गलत है, सबने यही मार्क किया है, बिकॉज दिस इज ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर लिख के रखना वहाँ पर, जो मैंने लिख के रखा है साइड में नोट लिख के। दिस इज वैलिड फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस, ग्राम के लिए नहीं। ग्राम के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ग्राम के साथ मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? इस तरफ दिस साइड। तो हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमको Cp माइनस Cv क्या मिला था? R मिला था, जहाँ पर Cp और Cv क्या था? मोलर स्पेसिफिक। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो Cp को हम क्या लिख सकते हैं? Cv प्लस R। Cv का वैल्यू कितना था? f/2 टाइम्स ऑफ R प्लस R, दिस इज Cp। और अगर हमने R को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? f/2 प्लस 1, ये हो गया Cp। इज दैट क्लियर? तो फॉर मोनोटोमिक गैस क्या होगा? Cp का वैल्यू 3/2 प्लस 1, 5/2 R। डायटोमिक गैस के लिए 3 + 2 5, 7 R/2, ठीक है ना। एंड ट्राइएटोमिक गैस के लिए 6/2 मतलब 3 + 1 4 R। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना एक रेशो हम डिफाइन करते हैं, एडियाबैटिक गैस कांस्टेंट। सुना है इसके बारे में? नहीं, उसको हम गामा लिखते हैं, एंड गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? Cp/Cv। तो Cp कैन बी रिटन एज गामा टाइम्स ऑफ Cv। ये करो। ये तो Cp को तुम क्या लिख सकते हो? f/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट? अरे टाइम पास, समझ में नहीं आया? ये लिख सकते हैं। अभी अगर तुमको Cp और Cv को गामा में एक्सप्रेस करना है, Cp और Cv को गामा में, एक तो ये रिलेशन है, दूसरा रिलेशन क्या है? Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू व्हाट? R। तो एक बार Cp की जगह गामा Cv लिख देते हैं, तो गामा Cv माइनस Cv दैट इज इक्वल टू व्हाट? R। Cv कॉमन ले लेता हूँ तो गामा माइनस 1 रिसा, तो Cv का वैल्यू क्या हो गया? R/गामा माइनस 1 हो गया। सिंपल। Cv इन टर्म्स ऑफ व्हाट? Cv हमने एक बार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में लिखा था, फिर इस बार किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? गामा के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो Cp लिख दिया, तो Cv का वैल्यू कितना होगा? सॉरी, Cv लिख लिया, Cv प्लस R होगा ना, और Cv का वैल्यू हम ये लिख देते हैं R/गामा माइनस 1 प्लस R। सो दिस इज गामा माइनस 1, यहाँ पर R बचा, यहाँ पर गामा R बचा, यहाँ पर माइनस R बचा, हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया? Cp और
CV को गामा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है ना। एक याद रहने से हो जाएगा, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद है या पता है कि CP/CV गामा होता है, CP-CV R होता है, तो ये सब निकाल पाओगे आराम से, ठीक है ना। चलो पॉज किया, सेंटर टैप किया, सॉरी। चलो यहाँ देखो और एक थोड़ा सा डिस्कशन। हमने गैसेस मिक्सचर लिया, गैस 1 गैस 2 को मिलाया। ओके फाइन। तो यहाँ देख, हमने दो गैसेस को मिक्स किया, राइट, गैस 1 गैस 2। गैस 1 का N1 मोल्स है, गैस 2 का N2 मोल्स है। गैस 1 का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 है, इसका CV2 है, इसका मोलर मास M1 है, इसका मोलर मास M2 है। तो गैसियस मिक्सचर का मोलर मास पूछे, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, व्हाट इज मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। तो इस गैसियस मिक्सचर का मोलर मास एवरेज निकालने बोला बेसिकली, वो कितना होगा वो बताया, वो बताना है हमको। इज दैट क्लियर? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द गैस। एक मोल का, पहले वाले गैस का एक मोल का कितना मास है M1, N1 मोल्स का कितना होगा N1 इंटू M1। सेकेंड गैस का एक मोल का मास है M2, N2 मोल्स का क्या होगा N2 इंटू M2। इज दैट क्लियर? दैट इज योर टोटल मास डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, समथिंग मास पर मोल मिलेगा, वही है मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो ये हो गया फॉर्मूला उसका, N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस M2। बोलो समझ में आया नहीं आया? ऊपर तुमने क्या प्लॉट किया, टोटल मास, नीचे क्या लिखा, टोटल मोल्स। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, समथिंग मास पर मोल, वही तो है मोलर मास, कि एक मोल का कितना मास है, राइट। तो गैस 1 का कितना मास है सर, हमको पता है कि एक मोल गैस 1 का M1 वैल्यू होता है उसका, ऐसे कितने सारे मोल्स, N1 इंटू M1। गैस 2 का टोटल मास कितना है सर, एक मोल का मास M2 है, तो N2 मोल्स का मास कितना होगा, N2 इंटू M2। टोटल मास क्या होगा, N1 M1 प्लस N2 M2। हमको पर मोल में चाहिए तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस M2, दैट इज द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। इज दैट क्लियर? अच्छा ध्यान से सुनना। तो बेसिकली अभी इस कंटेनर के बारे में बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पास दो गैसेस है, ध्यान देना। एक हो गया गैस 1, एक हो गया गैस 2, करेक्ट। इसके पास N1 मोल्स है, इसके पास N2 मोल्स है। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 है, इसका कितना है CV2। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। इसका टेम्परेचर अगर मैं डेल्टी से चेंज करना चाहूँ, इसका भी टेम्परेचर अगर मैं फिर से डेल्टी से ही चेंज करना चाहूँ, बोथ द गैसेस विल कंज्यूम डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, बिकॉज दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है भाई, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। सो द अमाउंट ऑफ हीट दे विल कंज्यूम टू रिफ्लेक्ट द सेम चेंज इन टेम्परेचर विल बी डिफरेंट। अरे भाई CV क्या बताता है, बताता है कि एक मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, और दोनों का अलग अलग है। तो N1 मोल्स का डेल्टी से चेंज करना है तो अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो पहले वाले को हमने कितना हीट खिलाया Q1, तब जाके वो डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर दिखाया, और दूसरे वाले को कितना खिलाया Q2, तब जाके वो डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर दिखाया। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं दोनों गैसेस को कंबाइन कर दूँ, इसका जो मिक्सचर बनेगा, किसका मिक्सचर, गैस 1 प्लस गैस 2, इसके पास टोटल कितने सारे मोल्स हैं, N1 प्लस N2। इसका भी टेम्परेचर एज ए होल हम कितना चेंज करना चाहते हैं, डेल्टी से ही चेंज करना चाहते हैं। और इस गैसियस मिक्सचर का जो इक्विवेलेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, इक्विवेलेंट, उसको हम क्या लिखते हैं, CV ऑफ द मिक्सचर लिख देते हैं। जैसे दो रेजिस्टेंस को जोड़ने से जो नया रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना CV1, दूसरे का कितना है CV2, हमको CV मिक्स बताना है, गैसियस मिक्सचर का CV मिक्स बताना है। मतलब इस गैसियस मिक्सचर के एक मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट चाहिए होगा, दैट इज CV मिक्स। समझ में? थ्योरेटिकल है ये, प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, इन दोनों गैसेस को मिला के मैंने ये बनाया, इज दैट क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका टेम्परेचर अगर हमको डेल्टी अमाउंट से चेंज करना है तो मुझे इसको कुछ हीट खिलाना पड़ेगा,
कुछ हीट फीड करना पड़ेगा, तो मैंने उसको कितना हीट खिलाया, Q। ध्यान से सुनना, इसका टेम्परेचर डेल्टी से चेंज करना है तो Q1 खिलाना पड़ता है, इस गैस का टेम्परेचर डेल्टी से चेंज करना है तो Q2 खिलाना पड़ता है। इन दोनों को मिला अगर दो, और उस गैसीय सैंपल का भी टेम्परेचर अगर मैं डेल्टी अमाउंट से ही चेंज करता हूँ और उसको अगर मुझे Q खिलाना पड़ता है, तो मैं कहूँगा कि Q का जो वैल्यू होगा दैट हैज टू बी सेम एज व्हाट, Q1 प्लस Q2। दोनों गैसेस मिलके कितना कंज्यूम करेगा, Q कंज्यूम कर रहे हैं और इंडिविजुअल कितना कंज्यूम कर रहा है, Q1 एंड Q2। देखो डेल्टी मैंने सारे केस में क्या रखा है, सेम रखा है, पहले वाले का भी डेल्टी, सेकंड वाले का भी डेल्टी, और जो इक्विवेलेंट है उसका भी डेल्टी अमाउंट से ही चेंज करवाया है। तो इंडिविजुअली गैसेस अगर Q1 Q2 खाते हैं तो एज ए होल कितना खाएगा, Q1 प्लस Q2 ही खाएगा। याद है ना, 3 लीटर 2 लीटर दोनों जग को मिला दूंगा तो कैपेसिटी उतना ही रहेगा। पहला जग अगर 3 लीटर का एकोमोडेट कर सकता है, दूसरा अगर 2 लीटर एकोमोडेट कर सकता है, दोनों को कंबाइन कर दो, कहते हैं एज ए होल वो जो नया जग बनेगा उसका कैपेसिटी अभी भी क्या होगा, 3 + 2 ही रहेगा, 5 लीटर्स। वही बताया, कोई डाउट इसमें, पक्का। तो Q = Q1 + Q2, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Q = Q1 + Q2, तो क्या मैं Q को NCV मिक्स इंटू डेल्टी लिख सकता, बिकॉज दिस इज द कहानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने CV मिक्स लिखा मतलब V लिखा मतलब दिस प्रोसेस इज हैपनिंग अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, NCV1 इंटू डेल्टी, और Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज N1, ठीक है ना, ओके, दिस इज N2 CV2 इंटू डेल्टी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं CV मिक्स निकालता हूँ तो क्या आएगा, N1 डेल्टी 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 चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, N2 CV2 डिवाइडेड बाय व्हाट, N1 प्लस N। याद रहेगा, ये CV मिक्स का फॉर्मूला है। कोई तुमको अगर CP मिक्स बोले, मतलब मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर्मूला का पैटर्न एक ही जैसा रहेगा, V को सिर्फ तुमको P से रिप्लेस करना है। हम क्या लिखेंगे, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय व्हाट, N+1 N1 प्लस N2। तो ये मिक्सचर का याद रहेगा ये कहानी। इसमें से एक ही चीज़ याद रखना है, इसने अगर Q1 खाया, इसने अगर Q2 खाया, तो पूरा गैस कितना गया, Q1 + Q2। इज दैट क्लियर?